नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हाल के समय में मार्केट में जो गिरावट शुरू हुई, जो करीब अक्टूबर नवंबर के महीने से शुरू हुई और उसके बाद जिसने पिछले क्वार्टर में, पर्टिकुलरली पिछले मंथ में काफ़ी मोमेंटम गैदर किया। पिछले एक महीने में काफ़ी तेज गिरावट मार्केट्स में एक्सपीरियंस करी गई है, जिसमें कि निफ्टी करीब 12 से 14% नीचे आ चुका है अपने हाई से। इसके चलते जो सभी इक्विटी रिलेटेड फंड्स थे, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, उन्होंने भी अपनी एनएवी में भारी गिरावट एक्सपीरियंस करी है। लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसने मार्केट की इस तेज गिरावट में भी आपके फंड्स को, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया है और इसकी एनएवी में प्रैक्टिकली कोई भी गिरावट नहीं आई है पिछले एक महीने में। इनफैक्ट पिछले 6 मंथ्स की अगर बात करें तो जहां कैटेगरी में गिरावट आई है अराउंड 6% की, इस फंड ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। इस फंड ने गिरावट के इस माहौल में आपके फंड को, आपके इन्वेस्टमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट किया है और किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं, यह चर्चा करेंगे वीडियो के अगले सेक्शन में। अब देखिए, जहां पिछले सप्ताह मार्केट में गिरावट एक्सपीरियंस करी गई है 2.5% की, वहीं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में यह गिरावट मात्र 0.50% मीन्स 0.5% की गिरावट सिर्फ एक्सपीरियंस करी गई है। वहीं बात करें 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ्स की, तो इन सभी टाइम फ्रेम में जहां फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने एक्सपीरियंस करी है गिरावट अराउंड 6% की, वहीं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 1 मंथ में इसने गिरावट एक्सपीरियंस करी है ओनली 1% की और 3 मंथ्स में इस फंड में एनएवी में कोई गिरावट नहीं आई है। और अगर बात करें 6 मंथ पीरियड की, तो इनफैक्ट जहां कैटेगरी ने 6 मंथ पीरियड में नेगेटिव रिटर्न दिए 6% के, तो वहीं पर इस फंड ने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं 3% के। मीन्स आप देखें तो 9% का फर्क बन जाता है ये कैटेगरी की परफॉर्मेंस में और इस फंड की परफॉर्मेंस में। वीडियो में आगे यह भी डिस्कस करेंगे कि यह फंड जब मार्केट में गिरावट आई हुई होती है तो उस समय किस तरह से आपके फंड्स को प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, इसके पीछे इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है और यह किस तरह से अपने फंड को डाइवर्सिफाई करके रखता है कि मार्केट की भारी गिरावट में भी यह फंड एक्सपीरियंस नहीं करता उस गिरावट को, इसकी एनएवी में गिरावट नहीं आती है और ये मेंटेन रखता है अपने रिटर्न्स को, कंसिस्टेंसी है इसके रिटर्न्स में। लेकिन वह सब डिस्कस करने से पहले अगले सेक्शन में यह जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस मीडियम और लॉन्ग टर्म में क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो लॉन्ग टर्म में यह फंड कैसा परफॉर्मेंस करता है शॉर्ट टर्म के अलावा, सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के किसी फंड में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते और ना ही इन्वेस्टेड रह सकते हैं। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मार्केट की गिरावट में कोई फंड कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि हमने अभी देखा, डिस्कस किया कि मार्केट की गिरावट को इसने बहुत ही अच्छे से रेजिलियंस के साथ फेस किया और कोई गिरावट एक्सपीरियंस नहीं करी गई इसकी एनएवी में। तो अगले सेक्शन में डिस्कस करते हैं इसकी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अब जहां तक इसकी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात है तो वह शानदार रही है। अभी देखिए कि किसी भी टाइम फ्रेम में, वो आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स कहीं पर भी ले लीजिए, कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा नहीं है जब इसने अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म ना किया हो। इसने सबसे अधिक आउट परफॉर्मेंस दी है पिछले वर्ष, जबकि इसने 9% के एक बहुत बड़े मार्जिन से कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है। वहीं पर यदि 10 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो वहां पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस फंड का है। वहां पर 10 ईयर टाइम फ्रेम में इसने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है 4% के एक बहुत बड़े मार्जिन से। जहां कैटेगरी ने एवरेज परफॉर्मेंस है 10 ईयर टाइम फ्रेम में सिर्फ 14%, वहीं इस फंड ने रिटर्न दिए हैं 18% के। अब ये 18% और 14% में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। 10 ईयर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, मीन्स 10 ईयर तक लगातार यदि आप कंपाउंड करें 14% के रेट से और कंपाउंड करें 18% के रेट से, तो यह अंतर लाखों में पहुंचता है। इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है उसके आधार पर। स्टैंड अलोन देखें तो 10 ईयर के टाइम फ्रेम में 18% का रिटर्न एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न है। यह फंड इतने आउटस्टैंडिंग रिटर्न और इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आखिरकार देता कैसे, तो इसके पीछे है इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। यह फंड फॉलो करता है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को। जैसा कि आप जानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने के लिए जानी जाती है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होती है तब वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले फंड्स के एनएवी में ज़्यादा गिरावट नहीं आती। इसी तरह यदि जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है, तेजी आई होती है,
तब भी इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है। मार्केट की तुलना में इनकी एनएवी बढ़ती तो है लेकिन बहुत तेजी से उसमें उछाल नहीं आता, कंसिस्टेंटली ही बढ़ती है और कंसिस्टेंटली ही या तो स्टेबल रहती है या बहुत थोड़ा ही गिरती है एनएवी जब मार्केट में करेक्शन आए हुए होते हैं। वहीं पर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करने वाले फंड्स में जब मार्केट में तेजी आती है तो बहुत तेजी से उनकी एनएवी बढ़ती है, लेकिन मार्केट में यदि क्रैश आता है, कोई गिरावट आती है, करेक्शन आता है तो गिरती भी बहुत तेजी से है। जैसा कि अभी आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले फंड्स, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, इस तरह के जितने भी फंड्स हैं जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट की, उनमें एनएवी में बहुत तेज गिरावट एक्सपीरियंस करी जा रही है। जबकि ऐसे फंड्स जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करते हैं, जिसमें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, स्टेट बैंक का एसबीआई कंट्रा फंड है, ये ऐसे फंड्स हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉलो करते हैं। दूसरा कारण पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का है इसका डाइवर्सिफिकेशन। यह फंड बहुत ही हाईली डाइवर्सिफाइड फंड है। आप कह सकते हैं कि शायद जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड फंड यही है। आप देखिए इसने जो डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है, इसने 65 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये तो डाइवर्सिफिकेशन का एक डायमेंशन हो गया। इसका जो दूसरा डायमेंशन है डाइवर्सिफिकेशन का, वो ये है कि यह अपने फंड्स का 15% इन्वेस्ट है फॉरेन इक्विटीज में। तो जब इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, गिरावट होती है, करेक्शन चल रहा होता है, तो इसको थोड़ा हेज मिल जाता है क्योंकि 15% इसके फंड का हिस्सा इन्वेस्टेड है फॉरेन इक्विटीज में, सारा का सारा क्योंकि डोमेस्टिक में नहीं है, तो उतना एनएवी में उतार चढ़ाव नहीं आता, स्टेबिलिटी बनी रहती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है परफॉर्मेंस में। तीसरा कारण है इसका इतना स्टेबल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने का, वो है कि जो इसके फंड्स हैं, जो कॉर्पस है, हालांकि ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में फंड मैनेजर को यह सुविधा होती है कि वह अपने फंड को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी मार्केट कैप के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, वो चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। सिर्फ सेबी का इतना स्टिपुलेशन है कि 65% ऑफ कॉर्पस मस्ट बी इन्वेस्टेड इन द इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी किस मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, इसका टोटल डिस्क्रिशन पास में होता है म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स के पास। तो जहां पर इस फंड को यह सुविधा है कि यह अपना फंड चाहे तो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकता है ज्यादा अच्छा रिटर्न्स जनरेट करने की इच्छा में, लेकिन यह फंड ऐसा करता नहीं है। इस फंड ने एक भारी भरकम हिस्सा अपने फंड का, अपने कॉर्पस का इन्वेस्ट करके रखा हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी में। अब इस फंड ने एज मच एज 92% ऑफ इट्स कॉर्पस इन्वेस्ट किया है लार्ज कैप कैटेगरी में। वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में सिर्फ 4% ईच इसने इन्वेस्ट किया है। अब इसकी तुलना यदि आप करें कैटेगरी से, तो कैटेगरी में यही 60% का एवरेज आ रहा है लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट का। तो जहां कैटेगरी ने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 60% और इस फंड ने किया है 92%। आप प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पैसा ही इसने लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इवन जो लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स हैं वो भी 92% इन्वेस्टेड नहीं है लार्ज कैप कैटेगरी में, लेकिन यह फंड इन्वेस्टेड है 92% लार्ज कैप कैटेगरी में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी बहुत कम वोलेटाइल होती है, इसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स में, जिसके चलते इसको एक कंसिस्टेंसी मिल जाती है। ना फंड की एनएवी बहुत ज्यादा नीचे गिरती है और बहुत तेजी से ऊपर भी नहीं आती जब मार्केट में बुल रन चल रहा होता है तो, लेकिन कंसिस्टेंटली ऊपर आती है। और इस फंड का जो शेयर्स का चुनाव है और जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है कि ये लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहता है, बहुत ज्यादा इसका टर्नओवर रेशियो नहीं है। जहां पर कैटेगरी का टर्नओवर रेशियो है 268%, वहीं पर इस फंड का टर्नओवर रेशियो है ओनली 22%। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार इसने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हुए कि शेयर को समय दिया जाए कि वह अपनी परफॉर्मेंस दिखाए और एनएवी में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ इसको मिले। इसकी एक और विशेषता जो कि इसको दूसरे फंड से अलग करती है वह है कि इस फंड ने अभी भी अपना पूरा कॉर्पस इन्वेस्ट नहीं किया है मार्केट में, जबकि इतनी गिरावट आ चुकी है उसके बावजूद इस फंड ने अपना जो कॉर्पस है, इसका जो भारी भरकम एयूएम है इसका 87,500 करोड़, उसका सिर्फ
78% ही इसने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है इक्विटी में, बाकी 22% है वह इसके पास है डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर कैश। मीन्स कि यदि यह मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता है अभी भी, या मार्केट में आगे और गिरावट आ जाती है उस समय, तो इसको एक बहुत बड़ा अमाउंट इसके पास है जो यह नीचे से इन्वेस्ट करेगा, गिरे हुए प्राइस में इन्वेस्ट करेगा मार्केट में। तो जब भी मार्केट में बुलरन आएगा, तेजी आएगी, करेक्शन खत्म हो जाएगा, तो इसकी एनएवी में जितनी तेजी से उछाल आएगा वह दूसरे पीयर्स जो इसके फंड्स हैं उनकी एनएवी में नहीं आएगा, जो कि ऑलरेडी फुली इन्वेस्टेड है और जो कि मार्केट की मार झेल रहे हैं अपने पूरे कॉर्पस पे, जबकि इसका इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 78% इस समय इक्विटी में और 22% में यह फंड अभी भी अपने पास रखे हुए है और इंतजार कर रहा है उस अपॉर्चुनिटी का कि यदि मार्केट और गिर जाए तो वहां से फिर इन्वेस्टमेंट इसका किया जाए गिरे हुए प्राइस में, जिससे कि अच्छी वैल्यू में अच्छे शेयर्स इसको मिल जाएं बहुत कम रेट में। तो और मार्केट में जब करेक्शन खत्म होने के बाद तेजी आए तो इसको काफी फायदा हो इसकी एनएवी में और इसके इन्वेस्टर्स को जिनने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस फंड में। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।